गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपिका भंडारी सेठ RLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा से आज BSc पार्ट 2 फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट थर्मल एंड एडिमेटिक इंटरेक्शन में आप लोगों को थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर ऊष्मागतिकी ताप पैमाने के बारे में बताऊंगी। व्यवहार में प्रचलित सभी थर्मामीटर्स उनमें प्रयुक्त पदार्थों की प्रकृति व गुणों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि मरकरी थर्मामीटर जो कि सामान्य जीवन में हम अपना बुखार फीवर नापने के काम में लेते हैं, वो ऊष्मा के साथ मरकरी के रेखीय प्रसरण पर निर्भर करता है। दूसरा गैस थर्मामीटर, यह गैस के आयतन प्रसरण पर निर्भर करता है। इसी तरह से एक रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, प्रतिरोध थर्मामीटर होता है तापमापी, जो कि प्रतिरोध के ताप पर निर्भरता पर निर्भर करता है। और उसके अलावा ये तीनों ही प्रकार के थर्मामीटर यदि किसी एक सिस्टम का ताप नापे तो उनके पाठांक भी जो है वो समान नहीं प्राप्त होते। अतः किसी सिस्टम के यथार्थ तापमापन के लिए एक ऐसा थर्मामीटर होना चाहिए जो कि उसमें प्रयुक्त पदार्थ के पर और उसके गुणों पर निर्भर नहीं करता हो। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि कार्नोट हीट इंजन में दक्षता जो है वो केवल हीट सोर्स और सिंक के ताप पर निर्भर करती है, यह कार्यकारी पदार्थ की गुणों पर निर्भर नहीं करती। अतः केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसे थर्मामीटर की कल्पना की जो कि कार्नोट हीट इंजन पर आधारित था, जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। इसे समझने के लिए हम एक कार्नोट हीट इंजन कंसीडर करते हैं जो कि टेम्परेचर θ1 और θ2 के मध्य कार्य करता है। यह θ1 ताप पर रखे हुए किसी ऊष्मा भंडार से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। कार्यकारी पदार्थ इस ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित कर देता है, वह शेष भाग Q2 सिंक को निष्कासित कर देता है जो कि θ2 टेम्परेचर पर है। यहाँ पर टेम्परेचर θ1 का मान θ2 से अधिक है। अतः दक्षता के सूत्र से हमारे पास आ जाएगा ईटा इक्वल्स टू 1 - Q2 अपॉन Q1, सिंक को निष्कासित की गई ऊष्मा और Q1 सोर्स से ली गई ऊष्मा। चूंकि हमें पता है कि इंजन की दक्षता केवल ताप पर निर्भर करती है, अतः ये दक्षता जो है एक ताप का फलन होगी और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से ईटा इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर्स θ1 एंड θ2, जहाँ F जो है कोई ताप का फलन है। इक्वेशन 1 और 2 के यदि हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों बराबर है, दोनों समान है, तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड से 1 - Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू F θ1 θ2, और इसको रीअरेंज करेंगे तो Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू 1 - F θ1 θ2, और रिवर्स करने पर Q1 अपॉन Q2, यहाँ Q2 अपॉन Q1 था, यहाँ पर Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा 1 अपॉन 1 - F θ1 θ2। अब इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड जो है उसको हम किसी एक नए फंक्शन F के रूप में लिखते हैं जो खुद भी एक ताप का फलन है, और ये हमने लिखा इस तरह से Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 - F θ1 θ2। ये तो इक्वेशन 3 है, इसको हमने लिखा एक नए फंक्शन F के रूप में जो खुद भी ताप का फलन है θ1 θ2। अब हम एक दूसरा कार्नोट इंजन कंसीडर करते हैं जो कि टेम्परेचर θ2 और θ3 के मध्य कार्य करता है, जहां पर θ2 का मान θ3 से अधिक है। यहाँ पर ये इंजन जो पहले वाले इंजन में सिंक था, यहाँ पर ये ऊष्मा का भंडार सोर्स की तरह कार्य करता है।
कार्यकारी पदार्थ Q2 ताप पर इससे Q2 ऊष्मा θ2 ताप पर इससे Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है। ऊष्मा कुछ भाग कार्य में परिवर्तित करके शेष ऊष्मा Q3 सिंक को निष्कासित कर देता है, जो कि θ3 टेम्परेचर पर है। तो इक्वेशन 4 से हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q2 अपॉन Q3 सोर्स से ली गई ऊष्मा, सिंक को निष्कासित की गई ऊष्मा इक्वल्स टू 1/1 माइनस F θ2 θ3 इक्वल्स टू F कैपिटल F θ2 θ3। इसी तरह से हम एक हीट इंजन और कंसीडर करते हैं जो कि टेम्परेचर θ1 और θ3 के मध्य कार्य करता है और θ1 का मान θ3 से अधिक है। यहाँ पर कार्यकारी पदार्थ इस ऊष्मा के भंडार से जो कि ताप θ1 पर है Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है। ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित होकर शेष भाग Q3 सिंक को ऊष्मा के इस भंडार को जो कि θ3 ताप पर है उसको निष्कासित कर देता है। पुनः इक्वेशन 4 और 5 की तरह हम लिख सकते हैं Q1 सोर्स से ली गई ऊष्मा, Q3 सिंक को निष्कासित की गई ऊष्मा इक्वल्स टू 1/1 माइनस F θ1 θ3 इक्वल्स टू कैपिटल F θ1 θ3। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम के अंदर 3 कार्नोट इंजन काम कर रहे हैं। पहला इंजन θ1 और θ2 के मध्य है, दूसरा इंजन θ2 और θ3 के मध्य है और तीसरा इंजन θ1 और θ3 के मध्य कार्य कर रहा है। इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड जो है Q1 अपॉन Q3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। Q1 अपॉन Q3 ये रेशियो के फॉर्म में है, तो हमने लिखा Q1 अपॉन Q2 मल्टीप्लाइड बाय Q2 अपॉन Q3। तो Q2 यहाँ तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इक्वेशन 4, 5 और 6 से इन तीनों टर्म्स के मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा F θ1 θ3 इक्वल्स टू F θ1 θ2 मल्टीप्लाइड बाय F θ2 θ3। इक्वेशन 7 को हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट केवल ताप θ1 और θ3 पर निर्भर करता है, जबकि राइट हैंड साइड के अंदर 3 टेम्परेचर्स आ रहे हैं θ1 θ2 और θ3। तो अब क्या, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड केवल 2 टेम्परेचर पर निर्भर करता है, 2 टेम्परेचर्स कौन कौन से हैं θ1 और θ3, अतः राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन जो है वो भी केवल 2 टेम्परेचर पर निर्भर करना चाहिए θ1 और θ3 पर। तो इक्वेशन 7 की वैधता के लिए राइट हैंड साइड जो है इक्वेशन की इस तरह की होनी चाहिए कि इस यहाँ पर से θ2 पद पर जो इसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो ये भी किसका फंक्शन हो जाएगा, θ1 और θ3 का। लेफ्ट हैंड साइड तो है ये θ1 θ3 का। इक्वेशन 7 की वैधता के लिए फंक्शन F θ1 θ2 का फॉर्म रेशियो का होना चाहिए, निष्पत्ति का होना चाहिए। तो हमने फंक्शन F θ1 θ2 को लिखा फाई θ1 अपॉन फाई θ2, जहाँ पर फाई भी जो है ताप का ही फलन है। ताप कितना लिया हमने यहाँ पर, थीटा का ही फलन है। तो इक्वेशन 7 को सेटिस्फाई करने के लिए हम लिख सकते हैं अब फाई θ1 अपॉन फाई θ3, ये मान है F θ1 θ3 का। फाई θ1 अपॉन θ2, ये मान है F θ1 θ2 का। फाई θ2 अपॉन θ3, ये मान है F θ2 θ3 का। अब इक्वेशन 4 से हम देखें तो जो कि है Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू F θ1 θ2 इक्वल्स टू फाई θ1 अपॉन फाई θ2। चूंकि θ1 का मान θ2 से ज़्यादा है, अतः Q1 का मान भी Q2 से ज़्यादा होगा। अतः फाई θ1 का मान भी फाई θ2 से ज़्यादा होगा और हम लिख सकते हैं फाई θ1 इज ग्रेटर देन फाई θ2। इक्वेशन 8 को हम देखें तो फाई थीटा ताप का रेखीय फलन है और ताप में वृद्धि के साथ साथ इसमें वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाई थीटा फंक्शन जो है ताप के वृद्धि के समानुपाती है।
अतः इस फंक्शन फाई को हम किसी भी सिस्टम के ताप मापने के काम में ले सकते हैं। यदि नई टेम्परेचर स्केल पर हमने फाई थीटा को ताप टाउ के रूप में लिखा तो हम लिख सकते हैं फाई थीटा 1 इक्वल्स टू टाउ 1 एंड फाई थीटा 2 इक्वल्स टू टाउ 2। अब इक्वेशन 8 से हम देखें तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू कितना था हमारा, फाई थीटा 1 अपॉन फाई थीटा 2, तो उसका जगह आ जाएगा टाउ 1 अपॉन टाउ 2। यह नया टेम्परेचर स्केल जो है, जो कि कार्यकारी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करती, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। ये नया ताप पैमाना जो कि कार्यकारी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता, ऊष्मागतिकी ताप पैमाना कहलाता है। इस ताप पैमाने में किन्हीं भी दो ताप का रेशो निष्पत्ति कार्नोट उन्हीं तापों के मध्य कार्य कर रहे कार्नोट इंजन में 100 से ली गई ऊष्मा और सिंक को निष्कासित की ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है। अतः इंजन की दक्षता को हम लिख सकते हैं ईटा इक्वल्स टू, जो कि होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस टाउ 2 अपॉन टाउ 1। इक्वेशन 10 से यहाँ पे हमने मान रख दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में आगे थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।